कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। और जो पहला 1 घंटा था हमने देश की बात की, देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की बात की, लेकिन अब बात करेंगे दुनियादारी की। जी हाँ, 26 की दुनियादारी कैसे जाने वाली है। 2025 का साल पूरी दुनिया के लिए बहुत ही उथल पुथल वाला साल रहा। एशिया हो या मिडिल ईस्ट हो, यूरोप हो या फिर अफ्रीका हो, 25 में पूरी दुनिया एंगेज रही। नेपाल की बात करें, वहां सत्ता बदल गई, जेनजी का आक्रोश था, ये पहली बार इतना जबरदस्त था। बांग्लादेश तो कट्टरपंथ के दलदल में पूरी तरह से धंस गया। हिंदुओं की हत्या होना, जिहादियों को यूनुस की कट्टर सरकार का वरदहस्त मिलना, तो वहीं पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर वाली मार पड़ी। इसे वो आज भी याद कर रहा है, कल भी याद करेगा, यानी 26 में भी याद करेगा, 27 में भी याद करेगा, जब तक जिएगा तब तक याद करता रहेगा। रूस यूक्रेन युद्ध इस साल भी नहीं रुका और अब तो ये सारी वॉर और ज्यादा भीषण और ज्यादा संघर्ष मुश्किल होने जा रहा है। बस थोड़ी ही देर में पुतिन के इरादे डिस्क्लोज हो जाएंगे। कैसे ट्रंप के पीस प्रोसेस को झटका लगा है ये आपको बताऊंगी। कैसे 2026 में दुनिया फिर से उथल पुथल के दौर से ही गुजरेगी ये भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान की। ये पड़ोसी हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, लेकिन वो अपने देश के लिए भी किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। और इमरान खान के मामले में तो मुनीर और शहबाज ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की बहनें एक बार फिर आसिम मुनीर की शिकार बनी हैं। मुनीर की सेना ने इमरान की बहनों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल के बाहर धरना दे रही बहनों के खिलाफ आधी रात के बाद एक्शन हुआ। इमरान की बहन अलीमा खान को गिरफ्तार किया गया। दिसंबर की इस कड़ाके की ठंड में देर रात 1 बजे, अब आप देख ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों से ठंड कितनी भीषण हो गई है, और रात 1 बजे का वक्त था। इमरान के समर्थकों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया। सोचिए जरा, इतनी धुंध कोहरे भरी इस भीषण ठंड में पानी की बौछारें कर दी गई। इमरान की बहन अलीमा खान ने कहा कि मुनीर जितना जुल्म ढाले, जल्द ही इमरान के लिए लोग सड़कों पर उतरेंगे। यही पड़ोसी सबसे बड़ा थ्रेट हमारे लिए भी है और अपनों के लिए भी है। इसी पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। संगीत रागी जी, एक बयान पहले हम जरा सुना दें इन बहनों की और फिर आपसे चर्चा करते हैं। इस मुल्क में अपना जो कहते हैं ना स्टेक होल्डर्स हैं, इस मुल्क के लोग हैं हम, हमारा राइट है यहाँ पे, ये मुल्क हमारा है। 25 करोड़ लोगों को मुल्क से तो नहीं निकाल सकते अगर इनका दिल करे तो, कि बेच दो। ये मुल्क भी बेचना शुरू कर दिया इन्होंने, तो हम इसके लिए खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह जो लोग इमरान खान ने कहा स्ट्रीट मूवमेंट का, आप इंशाल्लाह देखना बड़ी जल्द लोग सड़कों पे जब आएंगे। और कोई तरीका रह नहीं गया, क्योंकि हमारे पास ना कोई अदालत है जाने के लिए, ना कोई यहाँ कानून है। कानून तो सारा दिन ये तोड़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर लोग खुद ही अपना कानून वापस बहाल करवाएंगे। और चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ है, वाटर कैनन जो है वो रेडी है, और हर किस्म का दबाव हम पे डाला जा रहा है कि इनको अकेला छोड़ दें, और इन्हें भी कहा जा रहा है कि यहाँ से चले जाएं। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह इमरान खान जेल के अंदर डटे हुए हैं, हम भी उनके लिए यहाँ पे बाहर उनके साथ डटे हुए हैं। उनके खान अब प्रोफेसर साहब, गिरा हुआ व्यक्ति और कितना गिर सकता है, इसके लिए उदाहरण मुनीर हो सकता है। देखिए, जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान एक अराजकता की ओर बढ़ रहा है। और जब अराजकता होती है किसी देश के अंदर, तो पड़ोस के लिए वो ज़्यादा खतरा होता है, खासकर भारत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में यदि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है, अराजकता जैसी स्थिति होती है, तो उसके सेना के लोग चाहेंगे कि भारत के साथ टकराव की तरफ बढ़े, ताकि उनके अंदर जो है वो जो मास है, जो अपराइजिंग्स उनके खिलाफ जो हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो रहा है, वो थोड़ा सा दब जाए और लोग जो है वो सेना के साथ आकर के खड़े हो जाएं कि भारत के साथ युद्ध हो रहा है। दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर अब पीटीआई के लिए कोई विकल्प नहीं रह गया है कि वो सड़कों पर उतरें, और जैसा कि उतर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको ये लड़ाई तो और तेज करनी पड़ेगी यदि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की जेल से इमरान खान बाहर आए। एक बात तो बहुत साफ दिख रही है कि 2025 ने एक ऐसा परिदृश्य दिखाया
कि लगा कि अब यूएन जैसी कोई संस्था नहीं रह गई है। बिल्कुल ठीक जो वर्ल्ड ऑर्डर जो है कंप्लीटली डिसऑर्डर में बदल गया है। कहीं भी यदि आप कहें कि कोई दुनिया का कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस रह गया हो, पहले हम देखते थे कि भाई इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस का मतलब है कि यूनाइटेड नेशन के बाकी जो ऑर्गन्स थे, यूनाइटेड नेशन खुद भी उसका सिक्योरिटी काउंसिल है या बाकी उसके अन्य जो संस्थाएं हैं, पूरी दुनिया के हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं एक मीडिएट करती हुई दिखती थी, पूरी दुनिया एक साथ आते हुए दिखता था। अब दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं दिख रहा है। अब यदि हम एशिया में आ जाते हैं तो जापान और चीन के बीच में टकराव बढ़ गया है। चीन और ताइवान के बीच में टकराव हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में दिख रहा है, भारत बांग्लादेश के बीच में दिख रहा है, नेपाल के अंदर जो है वो दिख रहा है, थाईलैंड कंबोडिया दिख रहा है। तो पूरा एशिया का ये इलाका अशांत दिख रहा है। यदि हम सेंट्रल एशिया में चले जाते हैं तो अभी यमन पर जो है वो सऊदी अरब ने अटैक कर दिया है, ईरान पर जो है वो इजराइल ने अटैक किया है, अमेरिका ने अटैक किया है। यदि हम फिर आगे दक्षिण अमेरिका में चले जाते हैं तो वहाँ वेनेजुएला के साथ जो है वो अमेरिका का टकराव आपको दिखाई दे रहा है। यदि यूरोप के अंदर हम चले जाते हैं तो यूरोप के अंदर जो है वो खुद यूक्रेन को लेकर के पूरा यूरोपियन यूनियन एक जगह इकट्ठा हुआ पड़ा है, तो रसिया के साथ उनका टकराव साफ साफ दिख रहा है। तो दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं दिख रहा है जहां पर हमको टकराव के बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक कहा जाता था कि एक वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। WTO हम लोग किस लिए लेकर के आए थे? इसलिए लाए थे ना ताकि व्यापार के मामले पर दुनिया एक नियम, एक शर्तों के साथ जो है वो एक साथ इकट्ठा होकर के एक ट्रांसपेरेंसी, एक कुछ रूल्स, गेम के कुछ रूल्स होंगे जिसके आधार पर दुनिया में विश्व व्यापार किया जाएगा। लेकिन अभी तो टैरिफ लेकर के अब तो हम जिसे हम कहते थे पहले बायलैटरल ट्रेड, अब तो पूरा का पूरा बायलैटरल वन टू वन ट्रेड का कहानी मामला तो सारी पावर की है। लोगों को ये लगता है कि ये केवल विस्तारवाद है। नहीं, ये विस्तारवाद नहीं है, ये इकोनॉमी है। सारी जंग इकोनॉमी के लिए है। जो अभी आपने कहा कि ट्रेड वॉर भी है, एक अस्थिरता भी है। ये देशों के बीच की जंगें भी आपने हालांकि बहुत अपने रशिया, यूक्रेन, यूरोप, सारी कंट्रीज को आपने इन्वॉल्व किया। एक लाइन से बोल रहा हूं, जो हम लोग बार बार कहते हैं ना ग्लोबल विलेज, कोई ग्लोबल विलेज नहीं है। ग्लोबल विलेज कहने के लिए अपने व्यक्तिगत और अपने देश के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात है बस। बिल्कुल ठीक। बाकी आप कहते हैं ग्लोबल लेकिन आप काम करते हैं लोकल। वो वफुद है, वो कुटुंबकम भी तब है जब आपका अपना कुटुंब सुरक्षित है। तो पहले अपने कुटुंब की बात होनी चाहिए। अच्छा, 2025 वैसे भी कई वजहों से हमें याद रहेगा। पाकिस्तान ने इस साल हद ही कर दी। इस पागल मुल्क ने एक सिरफिरे को इतना सिर पर चढ़ा लिया कि वो अपने गुरूर में चूर हो गया। फील्ड मार्शल मुनीर ने 2025 में ऐसा रुतबा पाया कि अब पाकिस्तान के परमाणु बम का बटन भी उसके हाथ में थमा दिया। पाकिस्तान को बेचकर उसने ट्रंप के साथ लंच कर लिया। जरदारी और शहबाज को बाजू मोड़कर संविधान और संशोधन करवा दिया और उसके लिए तहयात कानूनी कवच भी पा लिया। 25 के जाते जाते उसने अपने भाई के बेटे के साथ अपनी बेटी का निकाह भी कर दिया। मुनीर की तीसरी बेटी महनूर का निकाह अब्दुल रहमान के साथ हुआ है। इसके बहाने मुनीर ने सबको अपनी ताकत दिखाई। निकाह की तस्वीरें अभी बाहर तो नहीं आई हैं, लेकिन मुनीर ने समारोह में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया। ये खबर बताने के पीछे मंशा क्या है? कलेजा जिसका विजय जी खोखला है, वो इतना दम भर रहा है और बता रहा है कि पाकिस्तान इस मुनीर इस पाकिस्तान, वही तो दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल ठीक तरीके से आपने डिफाइन किया, लेकिन जो कमज़ोर होता है वही ये दिखाने की कोशिश करता है ना। और जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि पाकिस्तान की अस्थिरता हमारे लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि जितना पाकिस्तान अस्थिर होगा वहाँ के जो शासक हैं, मान लीजिए आज आसिम मुनीर हैं, तो वो चाहेंगे कि एक युद्ध की उस स्थिति में पहुंचा दिया जाए देश को, ताकि वहाँ पर जो अंदर के जो हालात हैं वो थोड़ा सा काबू में रहे। जो अराजकता फैली हुई है उसके लिए एक नेशनलिज्म का एक बहाना लेकर, कलर लेकर उसको खड़ा किया जाए, तो वो भी। और जितना अराजक पड़ोसी होगा उतना नुकसान, उतनी चिंताएं हमारी रहती है। और पाकिस्तान तो पूरी तरह से अराजक देश में बदल गया है। वहाँ पर कोई सरकार नहीं है। बलूचिस्तान में अलग तरीके से चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में अलग चल रहा है, लाहौर में अडियाला जेल के बाहर रोज़ जो प्रदर्शन हो रहा है इमरान खान को लेकर, तो उससे मुनीर को समझ नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो वहाँ पर है ही नहीं जी। एक तरह से केवल मुनीर ही सब कुछ देख रहे हैं। आपने लंच का भी जिक्र कर दिया, ट्रंप का, तो वो तमाम बातों से पाकिस्तान जिस तरह से हो गया है। और आसिम मुनीर को भी पता है कि संविधान में संशोधन कराने से नहीं होता। अवाम यदि अगर उनके साथ नहीं होगी
तो मुश्किल होगा। और युद्ध में वो जाएंगे तो इस बार तो आपने बता ही दिया, आपकी चेतावनी भी सुनी ली होगी उन्होंने कि क्या होगा वहाँ। तो इसलिए वहाँ पर पाकिस्तान की मुश्किलें हैं। और दुनिया भर का जिक्र प्रोफेसर साहब ने किया, उसमें यूनाइटेड नेशंस के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस कमज़ोर हो गया, उससे दूसरे देशों में कोई मदद नहीं मिल रही, वो तो है ही, लेकिन उससे एक जंगल राज हो गया। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस था कि भाई सबको देखकर एक बराबरी का कानून सबके लिए लागू हो। अब तो जिसके पास ताकत है वो करे, तो जंगल राज बढ़ रहा है। जो ट्रंप साहब का टैरिफ है वो जंगल राज है ना, मर्जी हो जिसको कर देंगे, मर्जी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही सब हो रहा है। यूक्रेन के युद्ध का जिक्र हुआ, तो यूक्रेन में क्या हो रहा है, पुतिन मानने को तैयार है। यूक्रेन को थोड़ा होल्ड कर लेते हैं, यूक्रेन पर लंबी चर्चा करेंगे क्योंकि वहां पर भी जो है वो शांति आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और एक और अशांत मुल्क जो है वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। हमारी तो किस्मत में ही लिखा हुआ है अशांत मुल्कों के बीच में रहना। और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, अब हम पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते, उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर शांति आ जाए, पर वो भी होता दिख नहीं रहा है। बात बांग्लादेश की कर रहे हैं। बांग्लादेश जो 2025 में कट्टरपंथ की आग में खाक हो गया। बांग्लादेश में सत्ता तो 2024 में ही बदल गई, लेकिन उसका कट्टर चेहरा 2025 में सामने आया। यूनिस की सरकार ने जिहादियों को खुली छूट दे दी, हिंदुओं के कत्लेआम की आजादी दे दी। बहरहाल इस बीच बीएनपी के अध्यक्ष और पूर्व पीएम खालिदा जिया का इंतकाल हुआ। मतलब ये कि 2026 में बांग्लादेश में अब बैटल ऑफ बेगम नहीं होगी। शेख हसीना निर्वासित जीवन पहले से ही जी रही हैं। उनकी पार्टी को भी तहस नहस कर दिया है, उनकी पार्टी को तो बैन ही कर दिया, वहां पर वो चुनाव लड़ नहीं सकती। दूसरी जो सबसे बड़ी महिला लीडर रही खालिदा जिया, वो दुनिया छोड़ चुकी हैं। 2025 में हुई उथल पुथल का असर 2026 में भी दिखाई देगा। फरवरी में चुनाव होने हैं। इस बीच भारत ने खालिदा जिया के निधन पर शोक भी व्यक्त किया। आज तस्वीरें भी आप लगातार इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। मैसेज क्लियर है, भारत किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है, बल्कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ के खिलाफ है। लोकतंत्र के पक्षधर के तौर पर भारत पूरी दुनिया में देखा जाता है। नफरती सियासत का विरोधी कहा जाता है। खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में जयशंकर को भेजकर भारत ने एक साथ कई सारे संदेश दिए हैं। वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। अब भारत के साथ बांग्लादेश की दोस्ती एक चैलेंज होगी, क्योंकि अभी तो कोई रिश्ते दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। इस पर हम करेंगे चर्चा। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर पहुंचे हैं। जरा वहां की एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। वही अयोध्या पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में उन 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को कभी विस्मृत नहीं कर सकता। याद करिए 5 अगस्त 2020, जब पहली बार स्वतंत्र भारत में देश का कोई प्रधानमंत्री स्वयं अयोध्या धाम में पधारे और उन्होंने अपने करकमलों से 500 वर्षों के कलंक को पूरी तरह समाप्त करते हुए श्री राम जन्मभूमि के मूर्ति भूमि पूजन के कार्यक्रम को संपन्न किया था। दूसरी तिथि जब 22 जनवरी 2024 को, और हिंदू पंचांग के अनुसार कहें तो पौष शुक्ल द्वादशी की वह पवित्र तिथि, जब स्वयं फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या धाम पधारे और उन्होंने श्री राम लला के भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपने करकमलों से संपन्न किया। तीसरा, जब अभी 25 नवंबर को विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर अयोध्या आए थे और राम मंदिर के मुख्य शिखर पर उन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा पताका को, भगवा ध्वजा को प्रतिष्ठित करके सनातन से ऊपर कोई नहीं, इस सनातन की ध्वजा पताका हमेशा दिग्दिगंत तक ऐसे ही गूंजती रहेगी और ऐसे ही दिखाई देगी। इस उद्घोष के साथ
उन्होंने अयोध्या में आकर के पूरे देश और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया। बहनों और भाइयों, अयोध्या ने जो संघर्ष देखा था, पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लहूलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब। हनुमानगढ़ी में भगवान यानी हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान है। कैसे कोई आतंकी यहां घुस जाता, जैसे ही उन्होंने दुस्साहस किया था 2005 में, याद करिए कैसे पीएसी के जवानों ने ठक 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 करके वहीं पे उनको मार गिराया। अयोध्या तो संदेश देती है, और उसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए अब आप देखते होंगे देश और दुनिया का कोई भी ऐसा श्रद्धालु नहीं, सनातन धर्मावलंबी नहीं, जो अब अयोध्या आकर के दर्शन करके अभिभूत न होता हो। 1 लाख एवरेज अगर हम लोग देखें, पिछले 5 वर्ष के अंदर 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में आया है। जहां पर पहले कुछ लाखों में लोग आते थे। याद करिए 17 के पहले न बिजली थी, न पानी थी, न स्वच्छता थी, न सड़क थी, न कनेक्टिविटी थी, कोई सुविधा नहीं थी, सुरक्षा की भी व्यवस्था नहीं थी, और कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है। कोई भी बेरोजगार व्यक्ति जब आएगा और कहेगा कि मुझे रोजगार चाहिए अपनी ग्राम पंचायत में, साल में 125 दिन का रोजगार की गारंटी उसको उसके गांव में मिल जाएगी, तो जी राम जी हो गया। बहनों और भाइयों, अयोध्या आज दुनिया की पहली सोलर सिटी, भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में अयोध्या आ गई है। सूर्यवंश की राजधानी, पहली सोलर सिटी। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। रेलवे की डबल लाइन के साथ अयोध्या धाम जुड़ गया है। बेहतरीन कनेक्टिविटी अयोध्या का, लखनऊ से, गोरखपुर से, प्रयागराज से, काशी से, हर ओर से। अब अयोध्या में क्या नहीं है। जिस अयोध्या में सिंगल लेन की सड़कें थी, आज चारों ओर से 4 लेन की सड़कें। और कोई भी श्रद्धालु आता है, किसी भी सीजन में आए, आराम से दर्शन करता है, अभिभूत होकर के, मस्त होकर के फिर जाता है, अभिभूत होता है। और हमारी पीढ़ी सचमुच सौभाग्यशाली है। कई पीढ़ियां, 500 वर्षों के इतिहास को जब हम देखते हैं, 500 वर्षों के इतिहास को जब हम देखते हैं, याद करिए 1526 से लेकर के 1528 से लेकर के 1992 तक, और 1992 से लेकर के उसके उपरांत भी अयोध्या में हर 20-25 वर्ष के अंदर कोई ना कोई बड़ा संघर्ष राम भक्त करता था, राम मंदिर को वापस लेने के लिए लगातार संघर्ष करता रहा, कभी बैठा नहीं, रुका नहीं, झुका नहीं।
उसने सत्ता की परवाह नहीं की, उसने दमन की परवाह नहीं की, उसने गोलियों और लाठियों की परवाह नहीं की। वो लड़ता रहा और उस संघर्ष का परिणाम हमारे सामने था। और यह आंदोलन सफलता की नई ऊंचाइयों तक तब पहुंचा जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नेतृत्व दिया। पूरे पूज्य संतों को एक मंच पर लाने में, स्वर्गीय अशोक सिंघल जी ने एक मंच पर लाने में सफलता प्राप्त की। एकदम गुलामी का कलंक मिटा और भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखाई दिया। बहनों और भाइयों, आज उसी प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज का इस समारोह यहां पर आयोजित हो रहा है। अयोध्या की इस दिव्यता को, इस भव्यता को अनंत काल तक बनाए रखने के लिए हम सबको, हर सनातन धर्मावलंबी को आगे बढ़ना पड़ेगा। एक साथ अपने जीवन का हिस्सा इसको बनाना पड़ेगा। ये यात्रा की विराम नहीं, ये नई यात्रा की शुरुआत है। विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हुए विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करना, और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासियों के सामने विकसित भारत की एक संकल्पना दी है। यह देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, हर भारतवासी के सामने एक संकल्प होना चाहिए, और वो संकल्प होना चाहिए कि हमें अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए अपने स्तर पर, जिस क्षेत्र में हम हैं, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, वहां उत्कृष्टतम कार्य करके दिखाना है। अपने देश के लिए, सनातन धर्म की ध्वजा पताका को ऊपर उठाने के लिए हम सबको मिलकर के सामूहिक प्रयास को आगे बढ़ाना पड़ेगा।